महोदय, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। जब मैं यह बात कहता हूँ तो यह भ्रम पैदा हो सकता है कि क्या हम पूरी तरह से संपत्ति की समाप्ति की ओर जा रहे हैं या कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं जहाँ सारी संपत्ति राष्ट्र की होती है। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। सभी तरह की संपत्ति रहे, लेकिन हमें व्यक्तिगत संपत्ति पर सीमा लगानी पड़ेगी। भूमि संपत्ति पर ही नहीं, शहरों की ज़मीन पर ही नहीं, सारी संपत्ति पर, चाहे वह कारखानों से पैदा हो या अन्य रोज़गारों से, हमें सारी संपत्ति पर सीमा लगानी पड़ेगी कि इतने से अधिक एक आदमी संचय नहीं कर सकता। और जब हम यह चाहते हैं कि यह सीमा लगाएंगे तो मूलभूत अधिकारों में से संपत्ति को हटाकर उसे नीति निर्देशक तत्वों में रख दीजिए और रोज़गार के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में ले आइए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। एक छोटा तबका है जो संगठित क्षेत्र में रोज़गार पाता है। यह थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, लेकिन बहुत बड़ा तबका ग्रामीण क्षेत्र का है जहाँ 80% हमारी आबादी है और जिस पर हमारे वित्त मंत्री जी ने भी इस सदन में और दूसरे सदन में भी माना कि आज जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं राष्ट्र की आमदनी के, उसमें से 55% देश के 20% लोगों पर खर्च होता है जो कि शहर में रहते हैं और जिनकी आबादी 80% है। तो यह कब तक चलेगा? आज गांव का आदमी मैट्रिक पास करके शहर की तरफ भागता है। अगर बेरोज़गारी मिटानी है तो गांव वालों में यह समझ पैदा करनी होगी कि उनमें शहर के प्रति जो लगाव है यह उनको छोड़ना चाहिए। वहाँ हमको बिजली की, पानी की सुविधा देनी होगी ताकि लोग वहीं रहें तथा यहाँ जो योजना हम बनाते हैं उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की जितनी दौलत है जो हमारे पास है उसमें से कम उसका 2/3 भाग केवल खेती पर, सिंचाई पर, बिजली पर और गांवों की सड़कों पर खर्च किया जाए ताकि गांव इस तरह के बने कि लोगों में शहरों में जाने की आकांक्षा जो है वह बलवती न रहे। गांवों में बड़े उद्योग धंधे हम खोलें। जो उद्योग हमने लगाए हैं वे अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ग्रामीण उद्योगों में बढ़ोतरी करें, क्योंकि केवल खेती पर निर्भर रहकर आदमी स्वावलंबी नहीं हो सकता। आज जब खेती की पैदावार के भावों का सवाल आता है तो सदन में इस पर कई बार चर्चा भी हुई है और मैंने भी कहा है कि जो लागत आती है उस पर किसान की वह भी उसको वापस नहीं मिल पाती। आर्थिक समीक्षा में भी है कि हमने पिछले दिनों बहुत प्रयास किया और इस देश में जो भयंकर महंगाई थी, बड़ी भारी मुद्रास्फीति थी, काला बाजारी थी, उस सब पर अंकुश लगा है। उसको रोकने में हम सफल हुए हैं, लेकिन कुछ अंश तक। उपसभापति महोदया, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं और जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके संबंध में अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि वे कई कारणों से देश को छोड़कर विदेश में जाकर बस जाते हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन कारणों की जांच होनी चाहिए कि क्यों हमारे वैज्ञानिक आत्महत्या कर लेते हैं या विदेशों में जाकर बस जाते हैं। अपने विज्ञान के काम में विदेश में रहना चाहते हैं, इस देश में नहीं रहना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सारे वैज्ञानिकों के प्रति
प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के प्रति और उनके साथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि हमारे देश के वैज्ञानिक इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाते रहेंगे। आदरणीय उपसभापति महोदया, माननीय वित्त बसु ने जो प्रस्ताव रखा है वह सिर्फ एक राज्य के बारे में रखा है कि पश्चिमी बंगाल को किस तरह बढ़ाया जाए। होना यह चाहिए था कि देश के जितने पिछड़े हुए राज्य हैं उनको किस तरह बढ़ाया जाए और क्षेत्रीय असमानताओं को किस तरह मिटाया जाए। ऐसा प्रस्ताव होता तो वह स्वागत योग्य होता, मगर इन्होंने केवल एक ही राज्य को आगे बढ़ाने की बात कही है जो कि पहले से ही बढ़ी हुई है। आज से कुछ साल पहले बंगाल सबसे ज़्यादा औद्योगिक था, लेकिन जब से लेफ्ट फ्रंट सरकार वहां आई है तब से वहां का औद्योगिकीकरण समाप्त होने लगा है। पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी सरकार जब से आई है तब से वहां के औद्योगिकीकरण में बड़ा अंतर हो गया है और तब से मद्रास, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा आगे बढ़े हैं, वरना पहले पश्चिमी बंगाल सबसे आगे था। हम चाहते हैं कि जितने भी पिछड़े राज्य हैं, खासकर राजस्थान जो सबसे पिछड़ा हुआ है और जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, वहाँ सरकार की औद्योगिकीकरण में जो लागत हुई है वह सबसे कम है। इस प्रकार के राज्य को प्रोत्साहन देना चाहिए, न कि पश्चिमी बंगाल को जो कि पहले से ही आगे है। हमारे यहाँ के तमाम पूंजीपति बंगाल में बैठे हुए हैं और उन्होंने वहाँ उद्योग लगा रखे हैं। वह सारे उद्योग राजस्थान में आ जाएं या पूंजीपति आ जाएं तो हम सब उसका स्वागत करेंगे। ये लोग हमारे मारवाड़ी पूंजीपतियों को वहाँ खींच कर ले गए हैं, फिर भी भारत सरकार से कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल की उपेक्षा हो रही है। भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल को आगे बढ़ाने में जितना प्रयत्न किया है वह स्वागत योग्य है। हमारी तो भारत सरकार से शिकायत है कि आपने पश्चिमी बंगाल को ज़्यादा दिया है और दूसरे राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को पिछड़ा रखा है, अतः उनके विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राजस्थान में गरीबी की सतह से नीचे 50% लोग हैं, जहां लगातार अकाल पड़ता है। वहां की हालत दयनीय है। वहां पर और ज़्यादा औद्योगिकीकरण होना चाहिए।